गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय एवं वर्ग समतलीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। तो यानी कि जब धातु, परमाणु या आयन अपनी निम्नतम ऊर्जा अवस्था यानी कि ग्राउंड स्टेट में होता है, तब हम जानते हैं कि पांचों डी कक्षक जो होते हैं वो समान ऊर्जा वाले होते हैं यानी कि डिजेनरेट होते हैं। लेकिन जो ही इस धातु, परमाणु या आयन के संपर्क में कोई लिगेंड आता है, इन पांचों डी कक्षकों का विपाटन हो जाता है। और किस प्रकार का कॉम्प्लेक्स बन रहा है, किस दिशा में लिगेंड धातु आयन के पास पहुंच रहा है, इस आधार पर कुछ कक्षक जो है वो उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं और कुछ जो है वो निम्न ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं। इसे ही हम क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो जब कोई अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्स बन रहा होता है तो 6 लिगेंड एक अष्टफलक के कोनों की ओर से अर्थात एक्स, वाई और जेड अक्षों की ओर से केंद्रीय धातु आयन की ओर पहुंच सकेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार जब अष्टफलकीय आकार में 6 लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु की ओर पहुंचते हैं तो समस्त डी कक्षकों की ऊर्जा के मान में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, लेकिन ईजी सेट जो कौन कौन से हैं, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर कक्षक जो कि एक्स, वाई और जेड अक्षों की ओर अभिविन्यासित होते हैं यानी कि अलोंग द एक्सिस ओरिएंटेड होते हैं, वे अधिक प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं। इस कारण ये उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं। यानी कि प्रतिकर्षण बल किस किस के बीच में लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा आपके जो ईजी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है मेटल की, और लिगेंड जो कि आपके अलोंग द एक्सिस यानी कि अक्षों के ऊपर से आ रहे हैं, उनके बीच में प्रतिकर्षण बल ज़्यादा लगेगा। समान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी कि मेटल के ईजी सेट में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन लगेगा, तो ये उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाएंगे। और शेष तीनों कक्षक जो कि एक्स, वाई और जेड अक्षों के रेखाओं के मध्य की ओर यानी कि इन बिटवीन द एक्सिस ओरिएंटेड रहते हैं, T2G सेट जो कौन कौन से हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड कक्षक, ये निम्न ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ईजी और T2G कक्षकों में से ईजी कक्षक जो होते हैं वो उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं और T2G कक्षक जो है वो निम्न ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों प्रकार के डी कक्षकों की ऊर्जा का अंतर क्या कहलाता है, डेल्टा ओ, या इसे हम 10dq के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो डेल्टा ओ या 10dq को हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं। और उपयुक्त से यह स्पष्ट होता है कि ईजी कक्षक जो है वो औसत ऊर्जा स्तर से प्लस 0.6 डेल्टा ओ या हम बोले 6dq ऊपर होते हैं, जबकि T2G कक्षक जो है वो औसत ऊर्जा स्तर से माइनस 0.4 डेल्टा ओ या हम बोले माइनस 4dq नीचे होते हैं। ठीक है, तो एक अष्टफलकीय संकुल के लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मान निम्न सूत्र से निकाला जा सकता है। यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कैसे निकालेंगे हम, -0.4 डेल्टा ओ एंड T2G प्लस 0.6 डेल्टा ओ एन ई जी, जहाँ पर एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एन T2G है T2G कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और एन ई जी है ई जी कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, फिर है आपके चतुष्फलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो एक नियमित चतुष्फलक जो है वो एक क्यूब के समान होता है, जिसके केंद्र में धातु परमाणु होता है और 8 में से एकांतर 4 कोनों पर लिगेंड उपस्थित रहते हैं। यानी कि जो है एक क्यूब की हम कल्पना करते हैं जिसमें केंद्र में तो हम मानते हैं कि धातु परमाणु उपस्थित है और 8 कोनों में से एकांतर 4 कोनों पर कौन उपस्थित होते हैं, लिगेंड उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो उपयुक्त चित्रों से क्या स्पष्ट हुआ कि एक्स, वाई और जेड अक्ष जो है वो घन के फेसेस की ओर इंगित किए हुए हैं। तो पांचों डी कक्षकों को उपयुक्त प्रकार के घन के अक्षों के संदर्भ में देखने से स्पष्ट हुआ कि यदि चतुष्फलक आकार में 4 लिगेंड धातु आयन की ओर पहुंचेंगे तो वे ईजी और T2G कक्षकों में से किसी के भी एकदम सीध में नहीं होंगे, न तो T2G कक्षकों के एकदम सीध में होंगे
लिगेंड और न ही ईजी कक्षकों के एकदम सीध में होंगे। तो ईजी कक्षक जो है वो केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड के मध्य के कोण का मान, यानी कि ईजी कक्षकों, सेंट्रल मेटल आयन और आपके लिगेंड के मध्य कोण का मान कितना होता है, 54 डिग्री 44 मिनट होता है। जबकि T2G कक्षकों, केंद्रीय धातु आयन और आपके लिगेंड के मध्य के कोण का मान होता है 35 डिग्री 16 मिनट। अर्थात जो T2G कक्षक है वो लिगेंड की दूरी जो है वो ईजी कक्षक और लिगेंड की दूरी से कम है, यानी कि ईजी कक्षक जो है वो लिगेंड के ज़्यादा पास में है, ठीक है। जबकि T2G कक्षक जो है वो लिगेंड से ज़्यादा दूरी पर है। इसलिए क्या होगा कि लिगेंड केंद्रीय धातु आयन की ओर जब पहुंचते हैं तो समस्त डी कक्षकों की ऊर्जा के मान में वृद्धि हो जाती है, लेकिन T2G कक्षकों के लिगेंड जो है वो आपके अधिक निकट होने के कारण उनकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इस प्रकार से क्या होगा कि चतुष्फलकीय क्षेत्र में डी कक्षकों का जो क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन होता है वो अष्टफलकीय क्षेत्र की तुलना में एकदम विपरीत होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो है अष्टफलकीय संकुलों में तो जो ईजी कक्षक होते हैं वो अलोंग द एक्सिस उपस्थित होने के कारण आपके आने वाले लिगेंड से ज़्यादा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं, इसलिए उनकी ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है ईजी कक्षकों की। बट यहाँ जो आपके टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है कि जो T2G कक्षक होते हैं वो लिगेंड से अधिक निकट होने के कारण ज़्यादा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं और उनकी ऊर्जा ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक स्फेरिकल एरिया में डी कक्षकों की औसत ऊर्जा की तुलना में T2G कक्षकों की औसत ऊर्जा जो है वो प्लस 0.4 डेल्टा टी या हम बोले 4 DQ ज़्यादा हो जाती है। जबकि ईजी कक्षकों के लिए ऊर्जा का मान औसत ऊर्जा की तुलना में माइनस 0.6 डेल्टा टी या हम बोले माइनस 6 DQ कम हो जाता है, ठीक है। तो एक चतुष्फलकीय संकुल के लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मान निम्न सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इक्वल टू माइनस 0.6 डेल्टा टी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईजी ऑर्बिटल प्लस 0.4 डेल्टा टी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल्स, ठीक है। फिर है आपके यहाँ पर कंपैरिजन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, यानी कि चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन में क्या अंतर है, ठीक है। तो चतुष्फलकीय क्षेत्र में हुए क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन यानी कि डेल्टा टी का जो मान होता है वो अष्टफलकीय क्षेत्र में हुए क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन डेल्टा ओ की तुलना में बहुत कम होता है। यानी कि जब एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा होता है, जब 6 लिगेंड अप्रोच करते हैं सेंट्रल मेटल आयन की तरफ, तो जब डी कक्षक जो है वो 2 सेट बनाते हैं T2G और ईजी ऑर्बिटल, तो उनके बीच का एनर्जी गैप ज़्यादा होता है। जबकि जब एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है तब जब सेंट्रल मेटल आयन के डी कक्षक स्प्लिट होकर 2 सेट बनाते हैं T2G और ईजी सेट, तो उनके बीच का एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, तुलनात्मक रूप से बहुत कम होता है, ठीक है। यानी कि इसके कारण क्या क्या है कि एक अष्टफलकीय क्षेत्र में 6 लिगेंड धातु की ओर पहुंचते हैं, जबकि एक चतुष्फलकीय क्षेत्र में केवल 4 ही लिगेंड केंद्रीय धातु आयन की ओर पहुंचते हैं। इसलिए अष्टफलकीय क्षेत्र की तुलना में चतुष्फलकीय क्षेत्र का विभाजन भी केवल 2/3 गुना ही होता है, ठीक है। फिर है आपके अष्टफलकीय क्षेत्र में लिगेंड जो है वो ईजी कक्षकों के एकदम सीध में पहुंचते हैं, जिससे क्या होता है कि ईजी कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और लिगेंड के भरे हुए कक्षकों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो उनके बीच में रिपल्शन के कारण ईजी कक्षकों की ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है, जिससे क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन भी ज़्यादा होगा। इसके विपरीत चतुष्फलकीय क्षेत्र में लिगेंड किसी भी कक्षक के एकदम सीध में नहीं होते हैं, अतः रिपल्शन भी कम होता है और इसी कारण क्या होता है कि क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन लगभग 2/3 ही रह जाता है अष्टफलकीय क्षेत्र की तुलना में, ठीक है। अतः कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अष्टफलकीय लिगेंड क्षेत्र विभाजन डेल्टा ओ की तुलना में चतुष्फलकीय लिगेंड क्षेत्र विभाजन डेल्टा टी का मान लगभग कितना 4/9
हो जाता है, यानी कि डेल्टा टी इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ। ठीक है। अब है आपके कि अष्टफलकीय संकुल के बनते समय यदि लिगेंड दुर्बल होता है तो डेल्टा ओ का मान कम होता है, और लिगेंड अगर प्रबल है तो डेल्टा ओ का मान बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे Eg और T2G कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतर भी बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो युग्मित होकर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इसके विपरीत हम देखते हैं कि चतुष्फलकीय संकुलों के बनने में डेल्टा टी का मान तो सदैव ही कम रहता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों के युग्मन की कोई संभावना भी नहीं रहती। इस कारण टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि डेल्टा टी का मान वैसे ही बहुत कम होता है। ठीक है। यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी का मान बहुत ज़्यादा होता है, जबकि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डिपेंडिंग अपॉन द लिगेंड, अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला है तो वहाँ क्या होगा कि पेयरिंग एनर्जी का मान तो कम हो जाएगा। ठीक है। पेयरिंग एनर्जी का मान कम हो जाएगा और डेल्टा ओ यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान ज़्यादा हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाएगी और जो है आपके लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। लेकिन अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो वहाँ पर पेयरिंग एनर्जी का मान ज़्यादा होगा और आपके जो है डेल्टा ओ यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान कम रह जाएगा, इसलिए पेयरिंग नहीं हो पाएगी और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। फिर है आपके कि कोई धातु आयन चतुष्फलकीय संकुलों की तुलना में अष्टफलकीय संकुल बनाने के लिए ज़्यादा जो है उद्यत रहता है, ज़्यादा उसकी टेंडेंसी रहती है कि वो अष्टफलकीय संकुल बनाए बजाय कि चतुष्फलकीय संकुल की तुलना में। तो इसके कारण क्या है कि 4 बंधों की तुलना में अगर 6 बंध बनाए तो अधिक ऊर्जा मुक्त होगी, इसलिए अष्टफलकीय संकुल क्या होंगे, ज़्यादा स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट है चतुष्फलकीय क्षेत्र की तुलना में अष्टफलकीय क्षेत्र के लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मान भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है आपके D6 तक के विन्यास वाले आयन अधिकतर अष्टफलकीय ज्योमेट्री वाले संकुल बनाते हैं, क्योंकि 3 T2G कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और 2 Eg कक्षक जो है वो 4 sp3 कक्षकों के साथ मिलाकर 6 लिगेंडों से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने के लिए रिक्त कक्षक उपलब्ध कराते हैं। ठीक है। और चतुष्फलकीय संकुल कौन कौन सी परिस्थितियों में बनते हैं? यदि लिगेंडों का आकार बहुत अधिक बड़ा हो तो अष्टफलकीय संकुल बनने में जो है स्टेरिक हिंड्रेंस यानी कि त्रिविम बाधा उत्पन्न होती है। अतः उस परिस्थिति में जो है इस त्रिविम बाधा से बचने के लिए जो है आपके चतुष्फलकीय संकुल बनेगा। फिर दूसरा है कि यदि लिगेंड जो है वो बहुत वीक है तो उसके लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मान भी कम होगा और चतुष्फलकीय संकुल बनेगा। फिर है अगर आपके केंद्रीय धातु परमाणु यदि कम ऑक्सीकरण अवस्था में है तब भी आपके क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मान कम हो जाता है और चतुष्फलकीय संकुल बनने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ठीक है। फिर तीसरा है आपके केंद्रीय धातु परमाणु जो है ये तो बता चुके हैं हम कि यदि कम ऑक्सीकरण अवस्था में है तब उसकी CFSE का मान कम होगा और चतुष्फलकीय संकुल बनेगा। फिर है आपके अगर D0, D5 और D10 विन्यास वाले धातु आयनों में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मान क्या होता है, 0, क्योंकि जितने संख्या में इलेक्ट्रॉन आपके T2G और Eg कक्षकों में भरे हुए हैं वो उनकी एनर्जी आपस में क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है और CFSE का मान क्या आता है, 0 आता है। और D1 और D6 विन्यास के लिए डेल्टा T और डेल्टा O के मान न्यूनतम होते हैं, अतः ये आयन भी चतुष्फलकीय संकुल ही बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है। इन कई संक्रमण धातुओं के क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड जो है वो चतुष्फलकीय संकुल बनाते हैं। अब है आपके क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो जब एक अष्टफलकीय संकुल में 2 ट्रांस समूह धातु आयन के पास आ रहे हों तो या उनसे दूर जा रहे हों तो परिणामी संकुल में चतुर्भुजीय विकृति आ जाती है। ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे चित्र में 13 में दिखाया गया है, एक अष्टफलक संकुल के Eg और T2G कक्षकों पर Z अक्ष के खिंचाव के प्रभाव को यहाँ पे हम दर्शा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वे कक्षक जिनमें Z अक्ष के अवयव है, जैसे dz² हो गया आपके dxz, dyz, तो उन पर लिगेंडों द्वारा कम स्थिर वैद्युत
प्रतिकर्षण प्रभाव पड़ता है, यानी कि उनके द्वारा वो जो है प्रतिकर्षण कम लगेगा इन लिगेंड्स के मध्य और इन मेटल के डी कक्षकों के मध्य स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण कम लगेगा, जिससे वे कम ऊर्जा वाले स्थायीकृत कक्षक बन जाते हैं। इसके विपरीत जो जेड रहित कक्षक है, जैसे आपके एक्स वाई है और डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर है, वे उच्च ऊर्जा स्तर के हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका कुल प्रभाव यह पड़ता है कि T2G कक्षक जो है वो भी दो ऊर्जा स्तरों में विपाटित हो जाता है। एक तो उच्च ऊर्जा स्तर वाले जो है आपके डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और निम्न ऊर्जा स्तर वाले जो है आपके डी जेड स्क्वायर। ठीक है, और T2G कक्षक जो है वो यहाँ पर डी एक्स वाई तथा समान ऊर्जा वाले दो EG कक्षक डी एक्स जेड और डी वाई जेड कक्षकों में विपाटित हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि अष्टफलकीय संकुलों की भांति वर्ग समतलीय संकुलों में भी जो एनर्जी का डिफरेंस होता है वो 10dq के बराबर होता है। यानी कि वर्ग समतलीय संकुलों का निर्माण सामान्यतया प्रबल क्षेत्र की उपस्थिति में उन आयनों द्वारा किया जाता है जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्यतया D8 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि वर्ग समतलीय संकुल वस्तुतः परिस्थितियों की व्यवस्था से बनते हैं। प्रयास तो यहाँ भी अष्टफलकीय संकुल बनाने का ही होता है, लेकिन यदि किसी धातु आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही D8 हो तो संकुल निर्माण के लिए लिगेंड चाहे प्रबल हो या दुर्बल 8D इलेक्ट्रॉनों में से 6 तो T2G कक्षकों में चले जाते हैं, जबकि शेष 2 इलेक्ट्रॉन EG कक्षकों में जाते हैं। तो और यदि लिगेंड दुर्बल हो, ठीक है, जैसे NiH2O का होल 6+2 या NiNH3 का होल 6+2, तो अष्टफलकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों की जो है व्यवस्था होती है। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों EG कक्षकों में से एक कक्षक जो है वो DZ स्क्वायर है, जिसमें विद्यमान एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दो लिगेंडों द्वारा प्रतिकर्षित होगा, जबकि दूसरे EG कक्षक अर्थात DX स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर कक्षक में विद्यमान अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 लिगेंड के द्वारा प्रतिकर्षित होगा। अतः DX स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर कक्षक की जो ऊर्जा है वो DZ स्क्वायर कक्षक की तुलना में क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इन दोनों EG कक्षकों की ऊर्जा का जो अंतर है वो दुर्बल लिगेंडों में तो अधिक प्रभावी नहीं होता है, लेकिन यदि लिगेंड प्रबल हो, फॉर एग्जांपल साइनाइड लिगेंड, तो इन दोनों कक्षकों की ऊर्जा में इतना ज़्यादा अंतर हो जाता है कि ऊर्जा का जो ये मान है वो युग्मन के लिए आवश्यक ऊर्जा से ज़्यादा हो जाता है। फलतः इलेक्ट्रॉनों की एक ऐसी स्थायी व्यवस्था प्राप्त होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्मित होकर DZ स्क्वायर कक्षक में ही चले जाते हैं और DX स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर कक्षक क्या रह जाता है, रिक्त रह जाता है। ठीक है, तो चूंकि अब DX स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर कक्षक रिक्त हो गया, इसलिए 4 लिगेंड जो है वो +x -x +y और -y अक्षों की ओर से आसानी से धातु आयन तक पहुंच सकते हैं, लेकिन जो लिगेंड +z और -z अक्षों की तरफ से अप्रोच करेंगे वे DZ स्क्वायर से प्रतिकर्षित होंगे, क्योंकि यह कक्षक इलेक्ट्रॉनों से पहले से भरा हुआ है। इसलिए DZ स्क्वायर कक्षकों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और लिगेंड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। इसलिए 4 लिगेंड जो है वो वर्ग समतलीय आकार में धातु आयन के साथ में बंध बनाने में सफल हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि जबकि 2 लिगेंड DZ स्क्वायर कक्षक से प्रतिकर्षित होने के कारण धातु आयन के साथ बंध नहीं बना पाते। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि अष्टफलकीय संकुल बनाने के असफल प्रयास में वर्ग समतलीय संकुल बनाते हैं, क्योंकि देखो हम जानते हैं कि जो है अष्टफलकीय संकुल बनाने के लिए 6 लिगेंड अप्रोच करते हैं +x -x +y -y +z और -z अक्षों की तरफ से, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि +x -x +y और -y अक्षों की ओर से तो आसानी से धातु आयन की तरफ लिगेंड अप्रोच कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर DZ स्क्वायर कक्षक भरे हुए हैं, यानी कि +z और -z कक्षकों से जब लिगेंड अप्रोच करेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उपस्थित होने के कारण ये लिगेंड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को प्रतिकर्षित करेगी, जिसके कारण यहाँ पर बॉन्ड नहीं बन पाएगा। ठीक है, अतः हम बोलेंगे कि D8 विन्यास वाले धातु आयन प्रबल लिगेंडों के साथ वर्ग समतलीय संकुल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल NiCN का
होल 4 -2। इससे क्या कंक्लूजन निकला कि एक वर्ग समतलीय संकुल बनाने में प्रयुक्त DsP2 संकरित कक्षक बनने में dx² डैश y² कक्षक भाग लेते हैं, ठीक है, ना कि dz² कक्षक, ठीक है। यानी कि DsP2 हाइब्रिडाइजेशन में हम बोले कि EG सेट का dx² डैश y² कक्षक काम में आता है, ना कि dz² कक्षक, ठीक है। तो D8 विन्यास वाले भारी एवं उच्च आवेश वाले धातु आयन फॉर एग्जाम्पल प्लेटिनम +2 ओरम +3 आदि में क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन डेल्टा O का मान इतना ज़्यादा होता है कि ये हैलाइड आयन जैसे दुर्बल लिगेंडों के साथ भी वर्ग समतलीय संकुल ही बनाते हैं, ठीक है। अब है आपके यानी कि दुर्बल लिगेंड क्षेत्र में D4 विन्यास वाले आयन भी वर्ग समतलीय संकुल बनाते हैं। तो यद्यपि इनके dz² कक्षक में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, अतः क्रोमियम सेकंड कई वर्ग समतलीय संकुल बनाता है। फॉर एग्जांपल क्रोमियम का एसिटाइल एसीटोनेटो के साथ में कॉम्प्लेक्स जो है वो वर्ग समतलीय है। इसी प्रकार से CrBr2H2O का होल ट्वाइस ये भी आपके वर्ग समतलीय कॉम्प्लेक्स है। ओके।